Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So the dear students, welcome again to the Alumni Science Academy. मैं हूँ सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आज का लेक्चर जो है अबाउट द डीएनए। तो बच्चों इससे पहले मैं आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं। डीएनए जो है बेसिकली हमारा अरेंजमेंट के हिसाब से ये टॉपिक नहीं बनता। हमारा टॉपिक था एक्चुअली न्यूक्लियोलस या क्रोमोसोम के बारे में, लेकिन डीएनए को हम क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कोई बच्चा कहता है कि मैंने इंग्लिश पढ़नी है तो उसको एबीसी नहीं आती, तो उसका मतलब वो नहीं पढ़ सकता। तो सेम एज इट, अगर आपने क्रोमोसोम या न्यूक्लियोलस के फंक्शन को देखना है, अगर आपने क्रोमोसोम को देखना है, तो आपको पता चलेगा कि डीएनए के बगैर आप क्रोमोसोम को स्टडी नहीं कर सकते हैं। पहले आपको डीएनए अच्छी तरह से पता होना चाहिए, फिर आप क्रोमोसोम की तरफ जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डीएनए से। तो बच्चों डीएनए का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि बेसिकली डीएनए एक बहुत फेमस वर्ड है। इतना फेमस है कि मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल कोई अगर क्रिमिनल की पहचान करनी हो, किसी मुजरिम की पहचान करनी हो, तो आप डीएनए टेस्ट करके उसको पकड़ सकते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि एक बच्चा है वो गुम हो गया है, तो उसकी अगर जांच पड़ताल के लिए पेरेंट्स को ढूंढा जाए, तो फॉर एग्जांपल 10 पेरेंट्स हैं, पता चल करना है कि उसके पेरेंट कौन है, तो उसके लिए आप डीएनए टेस्ट के जरिए कर सकते हैं सारा काम। मैं आपसे कहता हूं कि किसी इंसान को कैंसर है, तो आप कहेंगे सर ये डीएनए की वजह से। मैं कहता हूं कि किसी इंसान को शुगर है, आप कहेंगे सर डीएनए की वजह से। अरे डीएनए इतना फेमस वर्ड है, तो इसका मतलब ये तो इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा होगा बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं डीएनए है वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। इन अदर वर्ड मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो डीएनए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए सर देखते हैं कि बेसिकली डीएनए है क्या। तो डीएनए की डिस्कवरी से हमें पता चलता है कि ईमेल जो है ना वो फ्रेडरिक मिशर एक बंदा था, जिस बंदे ने डिस्कवर किया जो डीएनए को, और उसने कहा कि उसने पस सेल देखा, पस सेल रेशे वाला उसको देखा, और उसने देखा कि इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है जी, उसने डीएनए को देखा। तो चूंकि न्यूक्लियस के अंदर है, तो हम इसलिए इसको हम कह देते हैं न्यूक्लिक, मतलब न्यूक्लियस के अंदर है। और एसिड इसको हमने क्यों कहा बेटा, एसिड इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी पीएच 7 से कम है, और अगर इसकी पीएच 7 से कम है तो इसका मतलब ये एसिडिक है। तो न्यूक्लिक एसिड इसको कहा जा सकता है। द रीजन इज दैट कि फर्स्ट थिंग इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड सेकंड इज दैट कि इट्स पीएच इज लेस देन द 7, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द न्यूक्लिक एसिड। आइए क्या न्यूक्लिक एसिड में डीएनए ही शामिल है या कोई और चीज भी है, तो बेटा इसके अंदर आरएनए भी शामिल है। डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड में इंक्लूड होते हैं। तो आइए जरा इनकी फुल फॉर्म में देखते हैं। तो डी का मतलब होगा डीऑक्सी राइबोज, एन का मतलब न्यूक्लिक, और ए का मतलब क्या है एसिड। सेम एज इट आरएनए का मतलब क्या है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए क्या है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप कहेंगे सर न्यूक्लिक एसिड है, तो हमारे जहन में इतनी बात ये भी समझ आ रही, इतनी बात ये भी समझ आ रही, मतलब न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहा गया क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है। लेकिन डीऑक्सी राइबोज का क्या मतलब है, राइबो का क्या मतलब है, ये हम देखेंगे डिटेल लेक्चर में। जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसको डीऑक्सी राइबोज डीएनए को क्यों कहा जाता है और आरएनए को क्यों कहा जाता है। आज की हमारी जो डिटेल डिस्कशन होगी वो बेसिकल होगी डीएनए के बारे में। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चे। इसकी फॉर्मेशन के बारे में देखा जाए कि डीएनए है क्या और किस चीज का बना है, तो हम कहते हैं कि बेसिकली डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। ये किसके अंदर पाया जा रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है, और इसके अलावा ये साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। साइटोप्लाज्म का मतलब है कि इसकी ऑर्गेनेलिज का पार्ट है। फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, उसके अलावा जो है वो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। तो इसका मतलब ये यही कहना कि सिर्फ ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ये काफी नहीं है। ये न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है। आइए देखते हैं ये बना किस चीज का है। तो बेटा ये बना है बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या है, मैं आपसे कहूँ एक दीवार किस चीज की बनी है, ईंटों की। तो ये जो ईंटें हैं, ईंटें ये क्या हैं, ये बेसिकली दीवार को बनाने वाले यूनिट्स हैं। इसी तरह जो डीएनए है या आरएनए है वो किसका बना है, वो न्यूक्लियोटाइड्स का। तो इसका मतलब डीएनए के यूनिट्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो सबसे पहले हमें ईंटों का पता होगा तो हम ईंटों को जोड़ के दीवार बनाएंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, हमें न्यूक्लियोटाइड का पता होगा तो हम न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के डीएनए भी बना सकते हैं और आरएनए भी बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड देखा जाए तो वो है क्या, वो बेसिकली 3 चीजों से बना है। एक उसके अंदर क्या होता है राइबोज शुगर जो कि कार्बोहाइड्रेट है। क्या बेटा, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट कोई भी वो चीज होती है जिसका जनरल फार्मूला क्या हो, CnH2O साथ में मल्टीप्लाई बाय N। इसका मतलब
उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है किसी भी कार्बोहाइड्रेट का, CH2O। तो अगर राइबोज शुगर है तो इसका मतलब ये कितने कार्बन वाली है, 5 कार्बन वाली है, याद रखना। और अगर इसको मैं ड्रा करूं तो फॉर एग्जांपल राइबोज शुगर मैं यहां पे ड्रा करता हूं, राइबोज शुगर। और बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट है तो इसका मतलब इसका जनरल फार्मूला CH2O होना चाहिए। तो देखते हैं जरा, इसमें ये है कि इसका जो राइबोज शुगर है ये बेसिकली होती है 5 कार्बन वाली। तो इसका 5 कार्बन का मतलब क्या है, 5 कार्बन इसके अंदर, हाइड्रोजन इसके अंदर 10 है और ऑक्सीजन कितने हैं, वो 5 है। तो अगर इसका आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालें तो यही बनता है। तो इसका मतलब इस डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड जो बनते हैं बेसिकली ये ईंटें हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है बेटा, ईंटें। अब एक ईंट को हम बनाएंगे, एक ईंट को बनाने के बाद हम इन ईंटों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हमारे डीएनए आ जाएंगे हमारे पास। तो हमने देखा कि उसमें सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, राइबोज शुगर। अगर राइबोज शुगर है तो राइबोज शुगर का जो है ना वो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C5H10 और O क्या है, 5। बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट है, जिस तरह ग्लूकोज है ना C6H12 और O6, उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही बनता है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही बनता है। अब हम क्या करते हैं, ये याद रखना बच्चों, ये समझने वाली बात है। मैं क्या करता हूं कि मैं इसको अगर पानी में डालता हूं, राइबोज को अगर मैं पानी में डालूं तो ये रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। वो रिंग स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन 5 है, तो आप जरा देखते हैं कार्बन 5 बना के देखते हैं बच्चों। एक कार्बन ये है, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे, कार्बन 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 और ऑक्सीजन। ये देखिए, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर कार्बन। कार्बन कितने हैं, 5। तो कार्बन इसके साथ क्या है, कार्बन ये 5 है। अब हाइड्रोजन पूरे करने 10 है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 10 पूरे करने के लिए ये याद रखो बच्चों, हमें कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो ये इसकी हाइड्रोजन इधर लगा दें इस कार्बन के साथ, और साथ में OH यहाँ पे लगा दें। तो इसी तरह आप इधर देखें बेटे, ये OH है, ये OH, और यहाँ पे क्या लगा दें, हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दें और यहाँ पे OH लगा दें। इसी तरह यहाँ पे आप लगा दें हाइड्रोजन, और इस कार्बन की वैलेंसी अब कितनी है जी, 4 पूरी होगी। अब सारे कार्बन की, इस कार्बन की 1 2 3 और 4 वैलेंसी पूरी। ऑक्सीजन की 2 है, एक ये, एक इसके साथ 2। कार्बन की 1 2 3 और 4, ऑक्सीजन की भी 2 पूरी। इसका मतलब हर चीज की वैलेंसी पूरी होगी। इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होगी, इस कार्बन की आप 4 वैलेंसी अपनी पूरी करनी है। तो यहाँ पे लगा दें जी OH, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो ये बेसिकली क्या है, ये राइबोज शुगर है बच्चों। ये क्या है, राइबोज शुगर। तो न्यूक्लियोटाइड का पहला कंपोनेंट क्या है, राइबोज शुगर। ध्यान से याद रखना कि न्यूक्लियोटाइड का पहला कंपोनेंट क्या है, राइबोज शुगर। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं उसके बाद है कि सेकंड इसका कंपोनेंट क्या है। इसका कंपोनेंट है सेकंड फास्फेट ग्रुप, बल्कि फास्फेट ग्रुप नहीं, मुझे कहना चाहिए फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड। और इस फास्फोरिक एसिड का जो है ना वो फार्मूला क्या है, H3PO4। अब इसको भी ड्रा करके देख लें। फॉर एग्जांपल ये फास्फोरस है, फास्फोरस की वैल्यू होती है 5, तो आपने 5 फास्फोरस सेंटर में लिख लिया। अब आपने 3 हाइड्रोजन लिखने हैं और 4 ऑक्सीजन लिखने हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन की वैलेंसी आपने 2 पूरी कर दी यहाँ पे, O और हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी पूरी, हाइड्रोजन की भी 1 पूरी। सेम एज इट OH और OH। तो ये क्या है, राइबोज शुगर, और ये क्या है, फास्फोरिक एसिड। 2 कंपोनेंट हो गए। इस एक न्यूक्लियोटाइड को बना रहे हैं बेसिकली, हम अभी एक ईंट को बना रहे हैं, और एक ईंट बनाने में बेसिकली 3 चीजें चाहिए। एक क्या है जी, राइबोज शुगर, और ये वाला राइबोज शुगर हमने ड्रा किया। इसका जो है ना वो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये है। और दूसरा इसका कंपोनेंट क्या है बेटा, वो फास्फोरिक एसिड, और ये क्या बच्चों जी, फास्फोरिक एसिड है। अच्छा, थर्ड वन इज द नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेसेस क्या है, आप ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इनमें 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल ये एडेनिन है, एडेनिन। इसी तरह का क्या होता है, थायमीन। ये क्या, साइटोसिन, यूरासिल और गवानीन, गवानीन। तो ये होते हैं नाइट्रोजनस बेसेस। इनको हम क्यों कहते हैं नाइट्रोजनस बेसेस, अब सभी के देखो बेस में बुनियाद, ये जो बेस इसकी ये वाला नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन। तो सभी के बेस में क्या है, नाइट्रोजन। सो दीज आर कॉल्ड द नाइट्रोजनस बेसेस। तो ये नाइट्रोजनस बेसेस होगी। इनमें कुछ होती हैं डबल रिंग्स, जैसे मैं क्या, ये वाली, ये हमारे पास है एडेनिन, ये क्या है, एडेनिन। और इसी तरह की एक और होती है जिसको हम कहते हैं थायामीन। तो एडेनिन और थायामीन बेसिकली ये होती है डबल रिंग्स, और ये जो साइटोसिन, यूरासिल और गवानीन है ये होती है सिंगल रिंग।
चाहे डबल रिंग है चाहे सिंगल रिंग है, आप देख रहे हैं सभी के बेस में नाइट्रोजन है। और बच्चों जो नाइट्रोजन है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इनको हम कहेंगे नाइट्रोजनियस बेसिस। तो एक न्यूक्लियोटाइड के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हमने देखे हैं, वो कौन कौन सा है, वो राइबोज शुगर है, वो फास्फेट ग्रुप सॉरी नहीं, फास्फोरिक एसिड है, और साथ में थर्ड वन इज दैट कि हमारे पास है नाइट्रोजनस बेसिस। और वो नाइट्रोजनस बेसिस कितनी तरह की हैं, कुछ ऐसी हैं जो दो दो रिंग्स पर मुश्तमिल है, और कुछ ऐसी हैं जो सिंगल रिंग पर मुश्तमिल है। ठीक है, और याद रखो जो डबल रिंग होती हैं उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड द प्यूरीन्स। तो प्यूरीन्स में क्या आएगा, एडेनिन और थायामीन, सॉरी एडेनिन और गवानीन, एडेनिन और गवानीन। तो फिर यहाँ पे ये क्या होगा, थायामीन, थायामीन। तो देखो जरा, एडेनिन और गवानीन दोनों के एंड पे क्या आ रहा है, 9, NaNeN, इसके एंड पे भी 9 आ रहा है, इसके एंड पे भी 9 आ रहा है। तो चूंकि अभी इसमें डबल रिंग को काउंट करें तो ये देखें, 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये 9 कोने भर रहे हैं। आपने ये ट्रिक याद रखना है कि एडिनिन हो या वो गवानीन हो, उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, प्यूरीन्स, और इनके कोने कितने होंगे, वो 9 कॉर्नर्स होंगे उनके। और इसी तरह आप देखें पायरिमिडीन, पायरिमिडीन में सबके 6 कॉर्नर्स हैं, 6 कॉर्नर्स, और वो कौन कौन सी, वो थायमीन है, वो यूरासिल है, और वो क्या है, साइटोसिन। तो अब ये बेसिकली 3 कंपोनेंट्स है जो न्यूक्लियोटाइड को बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ईंट बन गई है, अभी ईंट बनी नहीं है, हमने देखा ये तो कंपोनेंट्स है तीनों, मतलब राइबोज शुगर एक, सेकंड वन इज द जो है ना वो फास्फोरिक एसिड, और थर्ड वन इज द नाइट्रोजनस बेस। तो ये कंपोनेंट्स अब इनको मिला के हम एक ईंट बना लेंगे, मतलब हम न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे, और न्यूक्लियोटाइड बन गया तो फिर हम डीएनए बना लेंगे। अच्छा, तो बच्चों हमें ये पता चल गया बेसिकली कि एक जो न्यूक्लियोटाइड है, जो एक ईंट थी, उसको बनाने के लिए जो 3 कंपोनेंट्स चाहिए थे वो कौन कौन से थे, वो था फास्फोरिक एसिड, वो राइबोज शुगर था, और इसी तरह बच्चों वो क्या था जी, वो नाइट्रोजनस बेसिस थे। और नाइट्रोजनस बेसिस ऐसी जो डबल रिंग है जिनके एंड पे 9 आ रहा है, जैसे मेरे पास क्या है, एडेनिन और गवानीन। ये मैंने डबल रिंग बना के दिखाई है, एडेनिन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको। तो इन एडेनिन और गवानीन में दोनों 9 कॉर्नर्स वाली रिंग्स हैं, इसका मतलब इसके 9 कॉर्नर्स हैं। तो एडेनिन और गवानीन दोनों को हम कहेंगे प्यूरीन्स। और जो 6 रिंग्स वाली वो कौन सी है, थायमीन, यूरासिल, और हमारे पास आती है जी साइटोसिन, वो क्या है, बेसिकली वो 6 कॉर्नर्स वाली, और उनको हम कहते हैं पायरिमिडीन्स। आइए अब हम क्या करते हैं, इन तीनों कंपोनेंट्स को मिला के एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और उसके बाद फिर हम डीएनए का स्टैंड बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको रेज करके ना यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको कि एक न्यूक्लियोटाइड को बेसिकली बनाना है हमने। और बच्चों देखें जरा, अब एक न्यूक्लियोटाइड के लिए पहला हमने कंपोनेंट क्या देखा था जी, राइबोज शुगर। ये जी राइबोज शुगर लेते हैं, तो मेरे पास क्या है, राइबोज शुगर है ये वाली, सी, और इस सी को मैं लिखू H2OH लिख सकता हूं, मतलब CH2, यहां पे मैं क्या लिखता हूं, OH। अब ये राइबोज शुगर हो गई है। इसी तरह अब हम यहाँ पे लेके आते हैं फास्फोरिक एसिड, और वो फास्फोरिक एसिड क्या है जी, H3PO4, H3PO4। इसको अगर लिखें तो हम इस तरह लिखेंगे जी, फास्फोरेट, और एक तरफ आप लिख लें OH, दूसरी तरफ भी OH, तीसरी तरफ भी OH, और चौथी तरफ आप डबल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन लगा दें। कार्बन के फास्फोरस की भी 5 वैलेंसी पूरी, हर चीज की वैलेंसी पूरी हो रही है। इसका मतलब एक कंपोनेंट ये वाला है, दूसरा कंपोनेंट ये वाला है, और तीसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या, नाइट्रोजीनियस बेस। अभी नाइट्रोजीनियस बेस में कोई एक ले ले, फॉर एग्जांपल ये ले लें आप, एडेनिन, और एडेनिन को यहाँ पे ड्रा कर लें। यहाँ पे क्या है, N और साथ में H, जो कार्बन नंबर 9 है ना, ये जो कार्बन नंबर 9, इसके एंड पे क्या है, N और H। तो ये मैंने लिखा है, बाकी स्ट्रक्चर आपको उसी तरह ड्रा कर लेंगे खुद ही, सिर्फ मैंने आपको नॉमिनेट करना है कि बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे हमने देखा कार्बन के नीचे वाली साइड पे H था, और ऊपर वाली साइड पे क्या था, OH। इधर भी क्या था, OH, और साथ में क्या था, H। इसी तरह बेटे ये क्या है, OH और H, और इधर क्या था, H। अब आप सबसे पहला काम ये करो, क्योंकि आप बना रहे हैं डीएनए, और डीएनए में मैंने पहले बताया था कि डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबोज। क्या बेटा, डीऑक्सी राइबोज। इसका मतलब ये जो राइबोज है ना, ये जो राइबोज नजर आ रहा है, इसके यहां से आप ऑक्सीजन निकाल लें, सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन निकाल लें, तो ये डीऑक्सीडेशन हुई, मतलब ऑक्सीजन निकल गई है। सो इट इज कॉल्ड द डीऑक्सी राइबोज। तो ये बेसिकली क्या हो गया, वो न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए को बनाएगा, उसके अंदर जो पड़ा हुआ राइबोज है, उसको कार्बन नंबर सेकंड से हमने ऑक्सीजन निकाल दी, तो अब ये क्या बन गया, डीऑक्सी राइबोज। अब
ये जो कार्बन नंबर 1 है इसके ऊपर है OH मौजूद, तो ये OH यहां से कार्बन नंबर 9 के ऊपर, ये जो कार्बन नंबर 9 है, सॉरी कार्बन नंबर 9 किसका है, नाइट्रोजन का, इसके ऊपर से हाइड्रोजन जो है इसको लेगा और यहाँ से क्या निकल गया, वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ से क्या है, H2O की फॉर्म में निकल गए, तो ये दरमियान में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। इसका मतलब ये कार्बन नंबर 1 पे, राइबोज की कार्बन नंबर 1 पे एडिनिन अटैच हो गया। अब सेकंड देखें, इसी तरह ये जो कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 के साथ क्या अटैच है, OH, और यहां से आप देख रहे हैं कि फास्फेट के अंदर भी क्या है, OH, तो यहां से क्या होगा, यहां से OH ये जाएगा और हाइड्रोजन ये वाला जाएगा, ये देख ये, तो यहां से क्या निकल गया, वाटर। तो अब ये क्या इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो हमने देखा कि ये दो बॉन्ड हैं, इस कार्बन नंबर 1 पे इस बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी जिसको हमने कहा एडिनिन, और कार्बन नंबर 5 पे इस बॉन्ड की वजह से क्या अटैच हो गया है, फास्फोरिक एसिड। और याद रखो जब फास्फोरिक एसिड से H निकल जाता है, यहां से हमने H निकाला है, यहां से H वाटर बनाने के लिए, क्योंकि OH यहां से गया है, हाइड्रोजन यहां से गया है, तो जब H निकलता है तो वो बन जाता है फास्फेट ग्रुप। तो बिफोर बिफोर बॉन्डिंग वो क्या था, फास्फोरिक एसिड, जैसे बॉन्डिंग की हाइड्रोजन देना पड़ा है, तो हाइड्रोजन जब दी है तो उससे क्या बन जाएगा, वो फास्फेट ग्रुप बन गया। तो अब हमारे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड रेडी हो गया। और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बच्चों इसमें, ये देखो ये वाला, ये जो बॉन्ड बना है ये बना है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, सेम एज इट यहां पे भी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने देख लिया बेसिकली कि एक न्यूक्लियोटाइड, एक जो ईंट तैयार होनी थी वो कैसे हुई थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसी ईंट को लेंगे, बहुत ज्यादा ईंटें रखेंगे और वो ईंटों को हम सीमेंट की मदद से जोड़ देंगे। तो सीमेंट क्या है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा और जोड़ने के बाद डीएनए का एक स्ट्रैंड बन जाएगा। फिर इसी तरह हम डीएनए का डबल स्ट्रैंड बनाएंगे और हम डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स को आपस में मिला देंगे और हमारे पास डीएनए बन जाएगा। तो आइए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा हमारे पास। तो आइए जरा देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं यहाँ पे। चलें जी, तो अब हमने क्या करना है, हम न्यूक्लियोटाइड्स बार बार एक तरतीब से लिख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये क्या है जी, ये राइबोज शुगर, यहाँ पे OH है, कार्बन में नहीं लिख रहा हूं, सॉरी OH नहीं, हाइड्रोजन अकेला, यहाँ पे कार्बन नंबर 3 के क्या है, OH, इधर क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस जो अटैच है कार्बन नंबर 1 पे। कार्बन नंबर 5 पे क्या अटैच है, कार्बन नंबर 5 पे इधर तो H2 है, और साथ में क्या है जी, साथ में बेटे अटैच है बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग की वजह से ऑक्सीजन, फास्फेट, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, और साथ में क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये क्या है, फास्फेट ग्रुप अटैच है। ये एक न्यूक्लियोटाइड, इसको लिख लें जी 1, न्यूक्लियोटाइड नंबर 1। इस तरह आप मजीद न्यूक्लियोटाइड नीचे लगाएं और वो न्यूक्लियोटाइड किस तरह होगा, इसी तरह सेम एज इट, CH2, ऑक्सीजन, फास्फेट, और साथ में यहां पे आप लगा लें डबल बॉन्ड O। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, OH, और ऊपर की तरफ क्या लगा लें जी, OH। तो ये हमारे पास दूसरा दूसरा न्यूक्लियोटाइड नंबर दूसरा है, सेकंड। इसी तरह आप यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड थर्ड लगाएं, हाइड्रोजन, OH, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, कार्बन के साथ CH2, फास्फेट अटैच है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड नंबर 3 है। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स की जो तरतीब है, इसको अब हमने मिला, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को मिला के हमने क्या बनाना है, डीएनए। तो बच्चों याद रखो, यहां से क्या जाएगा, OH, ये OH जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, तो ये वाटर निकल गया, सेम इज इट, OH गया और ऑक्सीजन गया, तो हमारे पास क्या, वाटर निकल गया। तो अब ये जो वाटर निकलेगा तो ये दरमियान में अब आपस में मिल जाएंगे। अब कैसे मिलेंगे, ये निकल गया, तो हमारे पास क्या है, ये बॉन्ड बन गया। तो अब बेटे आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे नाइट्रोजनियस बेस, इस तरह नाइट्रोजनियस बेस, मजीद क्या है, नाइट्रोजनियस बेस।
तो ये जो बॉन्ड बने दरमियान में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गए, और इन फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की मदद से हमने क्या कर लिया, डीएनए को आपस में अटैच करवा लिए, तो सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में अटैच करवा के डीएनए का एक स्टैंड बना लिया। लेकिन यहाँ तक काफी नहीं है, इसकी रीजन ये है कि बेटा डीएनए हमें नजर आता है ऐसे, मतलब इसका एक स्टैंड ये है, दूसरा स्टैंड ये वाला है, तो अब आपने एक स्टैंड तो बना लिया, दूसरा स्टैंड बनाना बाकी है, तो आइए पहले दूसरे स्टैंड को बनाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक मजीद चीज नॉमिनेट कर दूं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एंड पे कार्बन नंबर 3 का OH फ्री है, ताकि मजीद वो नीचे से जो है ना बॉन्ड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के मजीद न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो सके। और यहाँ पे फास्फेट ग्रुप का अगर आप लिखें तो यहाँ पे OH लिख लें, यहाँ पे क्या लिख लें, OH, ठीक है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर कर लें, तो यहाँ पे OH ये वाला फ्री है ताकि मजीद ये आगे ऊपर की तरफ बॉन्डिंग कर सके। तो नीचे से 3 और ऊपर से 5 पोजीशन खाली है, मतलब नीचे से कार्बन नंबर 3 बॉन्डिंग के लिए रेडी है, ऊपर से फास्फेट जो है वो कार्बन, ये जो कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट है ये बॉन्डिंग करने के लिए ऊपर से रेडी है। तो इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन को हम कहते हैं ये वाला, अगर इस नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो नीचे से 3 वाला एंड खाली है, ऊपर से 5 वाला एंड खाली है, सो दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड 3 to 5 डायरेक्शन कहलाती है बेटा, 3 से 5 डायरेक्शन कहलाती है ये वाली। और एक मजीद मैं आपको बात बता दूं कि याद रखो बच्चों, डीएनए हमेशा एक स्टैंड अगर इधर जा रहा है ना तो दूसरा स्टैंड नीचे आ रहा होता है, मतलब ये दूसरे एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, दोनों चीजें एक तरफ जाएं तो वो पैरेलल होती है ना, अगर एक चीज इधर जा रही है दूसरी चीज नीचे की तरफ आ रही तो वो एंटी पैरेलल है। तो इसका मतलब अगर ये एंटी पैरेलल है तो जो दूसरा स्टैंड होगा, ये नीचे 3 से 5 जा रहा है, तो ऊपर वाले स्टैंड को कैसे होना चाहिए, ऊपर से 3 से 5 होना चाहिए, ऊपर से 3 से क्या होना चाहिए, 5। तो अगर आपने ऐसे पढ़ना है नीचे से तो ये 3 से 5 है, ये क्या है 5 से 3, और अगर वैसे देखना है तो ये 3 से 5 ऊपर, तो ऊपर नीचे से ऊपर है, तो ये है ऊपर से नीचे 3 से 5 है। अब इसका मतलब ये उल्टा आ रहा है, तो हम इस स्टैंड को क्या बनाएंगे, उल्टा। अब जरा सुनिए मेरी बात, ये मेरे पास क्या है, राइबोस शुगर, तो उसको मैं उल्टा बना रहा हूँ, ये इसका कार्बन नंबर 1 है, इसके साथ क्या नाइट्रोजनस बेस अटैच है, और इसका ये क्या है जी, कार्बन नंबर 5 है, इसके साथ क्या है फास्फेट ग्रुप, और फास्फेट जो है ना इस तरह अटैच है। इसी तरह अब सेकंड न्यूक्लियोटाइड ले, सेकंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड, और अब आप देखें उल्टा मैं बना रहा हूँ इसका, ये कार्बन नंबर 1 है तो नाइट्रोजनस बेस क्या है, उल्टा, और इधर भी नाइट्रोजनस बेस क्या है बेटे, उल्टा। और ये देखें अब यहाँ पे ये क्या बनेगा, फास्फोडाइएस्टर, ये मतलब ये 3 कार्बन है, यहाँ पे क्या बनेगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यहाँ पर ये 3 कार्बन OH है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो ये दरमियान में नाइट्रोजनस बेसेस आ गए। अब नाइट्रोजनस बेसेस की कहानी सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा मैं आपको बेटे, याद रखो डीएनए आपको हमेशा ऐसा नजर आएगा, ऐसे, ऐसे मतलब ऐसे नजर आता है। अब आपको कभी भी डीएनए ऐसा नजर नहीं आएगा, मतलब आपको ऐसा डीएनए नजर नहीं आएगा, आपको हमेशा डीएनए ऐसे नजर आता है। इसका मतलब उसका डायामीटर जो है ना वो सेम रह रहा है, वो तो चेंज हो ही नहीं रहा। तो फिर अब हमारे पास मसला ये था कि नाइट्रोजनस बेसेस हमारे पास थी कुछ प्यूरीन्स, कुछ पायरीमिडीन्स, और प्यूरीन्स थी डबल रिंग, और पायरीमिडीन हमारे पास क्या है, सिंगल रिंग। जैसे मैं आपसे कहूं कि गवानीन और एडिनिन, ये दोनों क्या थी, प्यूरीन्स, और ये दो दो मतलब दो दो रिंग्स से बनी थी। बाकी थाइमीन, साइटोसिन और यूरासिल ये सिंगल रिंग थी। तो अगर आपने डायमीटर सेम रखना है ना तो आप क्या करें, यहाँ पे एक लगा लें जी, ये डबल रिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं तो यहाँ पे गवानीन लगा लो, तो यहाँ पे आप लगा लो फिर सिंगल रिंग साइटोसिन, क्योंकि दो इसकी रिंग्स, एक इसकी रिंग्स टोटल कितनी हुई सेंटर में 3। अच्छा इधर आओ, इधर भी आपने एक डबल लगानी, तो क्या लगानी है, जो है ना वो सिंगल रिंग। अगर आप यहाँ पे एडिनिन लगा रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, थायामीन। सेम एज इट अगर आप यहाँ पे गवानीन लगा रहे थे, यहाँ पे आप क्या लगाना पड़ेगा, साइटोसिन। तो इसका मतलब मैं ये एक बात कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि आपने कभी भी गवानीन के साथ एडिनिन नहीं लगानी। क्यों? क्योंकि भाई इससे ये होगा कि दोनों ही डबल रिंग है, जब दोनों डबल रिंग आएंगे तो उसका डायमीटर ज्यादा हो जाएगा, तो इस तरह का नजर आएगा। और दोनों जब सिंगल रिंग पायरीमिडीन आएंगे तो उसका डायमीटर इतना सा रह जाएगा। तो इसका मतलब ये तो लॉजिकली गलत नजर आ रहा है, क्योंकि डीएनए बेसिकली सेम डायमीटर रखने वाली चीज है, और अगर सेम डायमीटर रखना है तो बच्चों फिर आप एक डबल रिंग लोगी, एक सिंगल रिंग लोगी, और अपनी मर्जी से नहीं लेना। वो अरेंजमेंट क्या है कि गवानीन के साथ आपने हमेशा साइटोसिन अटैच करवाना है। जैसे जीसी यूनिवर्सिटी से याद रख लो कि जीसी गवानीन और साथ में क्या है, साइटोसिन, और एडिनिन के साथ आपने क्या अटैच करवाना है, आपने थायमीन अटैच करवाना है। और इसकी रीजन मैंने आपको बता दी कि अगर आप दोनों ही डबल रिंग लगा देंगे तो इसका डायमीटर ज्यादा हो जाएगा, फिर से जो है ना वो सिंगल रिंग आएंगे तो डायमीटर छोटा हो जाएगा, फिर बड़ा छोटा, तो ये वाली अरेंजमेंट ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर हम क्या करते हैं कि हमने कहा कि आपने डबल के साथ क्या लगानी है, जो है ना सिंगल रिंग। अब इसका मतलब हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई है कि हमारे पास दो स्टैंड्स बन गए।
अब बच्चों जब दो स्टैंड बन गए तो इनको जोड़ना बाकी रह गया, क्योंकि हम कहते हैं कि ये इस तरह लैडर फॉर्म, सीढ़ी की फॉर्म में है, तो इनको जोड़ने के लिए दरमियान में क्या बनते हैं जी, हाइड्रोजन बॉन्ड। गवानीन और साइटोसिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बनते हैं, उसके बाद इसके दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इनके दरमियान में क्या बनते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्चुअली हम शो करते हैं डॉटेड लाइन में, डॉटेड लाइन में। तो मैंने इस तरह बता दिया आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये एक एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्ड है। और बच्चों हमने क्या देखा कि ये डीएनए जो है ये किस तरह बनता है। आइए जरा इसको थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले हमने क्या देखा, डीएनए है क्या, डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। वजह क्या है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है और ये एसिडिक इन नेचर है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द न्यूक्लिक एसिड। सेकंड फिर हमने क्या देखा, ध्यान सुनो बच्चों मेरी बात को। सेकंड हमने ये देखा कि न्यूक्लिक एसिड तो चलो मान लिया हमने, अब इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और कौन कौन सी चीज आती है, तो हमने कहा एक आता है डीएनए और एक आता है आरएनए। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका जो राइबोज है उसके कार्बन नंबर सेकंड से हमने ऑक्सीजन निकाली, इसलिए इसको हमने कहा दिया डीऑक्सी राइबोज। और न्यूक्लिक एसिड तो इसीलिए क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाया जाता है और साथ में क्या है, एसिडिक के नेचर है। और हमने देखा इसके बाद कि ये बेसिकली बना हुआ किन किन चीजों का होता है, तो हमें पता चला ये बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स का। और न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली 3 चीजों से बने हैं, एक राइबोज शुगर, एक फास्फोरिक एसिड। मैं फास्फेट ग्रुप नहीं कह रहा हूं, मैं फास्फोरिक एसिड कह रहा हूं, क्योंकि अभी वो मिला नहीं है। फास्फोरिक एसिड, राइबोज शुगर और साथ में नाइट्रोजनस बेसेस। हमने कहा नाइट्रोजनस बेसेस बेसिकली 5 तरह की हैं, लेकिन जो यूरासिल है ना वो डीएनए के अंदर इस्तेमाल नहीं होती, वो होती आरएनए के अंदर। अच्छा, अब हमने देखा कि जो डबल रिंग हैं उनको हमने कहते हैं दीज आर कॉल्ड द प्यूरीन्स, और उनके कोने कितने हैं, 9 और उनमें आती कौन कौन सी, गवानीन और एडेनिन। लेकिन जो सिंगल रिंग है वो कितनी है, 3, यूरासिल, थायमिन और साइटोसिन, वो सिंगल रिंग्स हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमने ये देखा कि अब वक्त आ गया कि इन तीनों चीजों को मिला के एक न्यूक्लियोटाइड बनाया जाए, और हमने देखा कि कार्बन नंबर 1 के साथ, राइबोज के कार्बन नंबर 1 के साथ किस तरह नाइट्रोजन बेस आके अटैच होता है। और इसी तरह हमने देखा कार्बन नंबर 5 के ऊपर किस तरह जो है वो फास्फेट ग्रुप जब अटैच, फास्फोरिक एसिड अटैच होता है तो वो क्या बन जाता है, फास्फेट ग्रुप। अच्छा, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। फिर हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड एक से हमने क्या करना है, अब इनको मिलाओ और मिलाने से क्या बना दो, डीएनए की एक चेन बन गई। तो दरमियान में बॉन्ड कौन सा बना, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब एक चेन बन गई तो दूसरी चेन भी बनानी है, और दूसरी चेन बनाते वक्त ये दरमियान में नोटिस आपने करना है कि वो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। एक 3 से 5 ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर वाली 3 से 5 नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि इस पोजीशन में आप देखें इसका OH3 कार्बन नंबर 3 पे OH खाली है और इसके कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप खाली है। तो ये 3 से 5 नजर आ रही है आपको, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। और फिर हमने इन दोनों को, जब इन दोनों को कंबाइन करवाना है तो नाइट्रोजनस बेसिस आपने ध्यान से लगानी है। अगर इधर गवानीन है तो इधर क्या आना चाहिए, साइटोसिन, क्योंकि ये डबल रिंग है तो ये सिंगल रिंग आएगी, तो दरमियान में 3 रिंग्स ही रहेंगी और डायमीटर बढ़ेगा नहीं। इसी तरह एडेनिन है तो थायमिन आएगा, एडेनिन डबल रिंग है तो ये थायमिन क्या आएगा, सिंगल रिंग, तो दरमियान में 3 रिंग्स ही हैं तो डायमीटर बड़ा नहीं है। और इसी तरह बेटा गवानीन, अगर आप साइटोसिन इधर लगाएं तो गवानीन इधर लगा लें। ये लाजमी नहीं है कि आपने 3 रिंग्स इधर ही लगानी और डबल रिंग आपने इधर लगा, सिंगल रिंग सॉरी डबल रिंग आपने इधर और सिंगल रिंग इधर लाना लाजमी नहीं है। आप क्या करें, डबल रिंग वाला इधर भी लगा सकते हैं, सिंगल रिंग वाला इधर भी लगा सकते हो। तो एक्चुअली में हमारे पास 3 रिंग्स बन रही सेंटर में, तो हमने देखा कि ये अरेंजमेंट आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां तक था आज का हमारा बहुत डिटेल लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।